हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो हमने ख़त्म कर लिया था एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। एंडोजेनेटिक प्रोसेस जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जनरेट होती हैं और एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस होती हैं जो बाहर से एक्ट करती हैं अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस में दो प्रोसेसेस आती हैं। एंडोजेनेटिक प्रोसेस में दो प्रोसेस आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? पहली है डायस्ट्रोफिज्म एंड दूसरी है सडन मूवमेंट। तो डायस्ट्रोफिज्म के अंदर आती हैं ओरोजेनेटिक एंड एपिरोजेनेटिक मूवमेंट। आई होप आपको पता होगा, ओरोजेनेटिक मतलब माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है एंड एपिरोजेनेटिक मतलब कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सडन मूवमेंट में आते हैं हमारे अर्थ को कॉल वॉल्केनोस। फिर आते हैं एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है, दैट इज़ कॉल्ड डेन्यूडेशन। और डेन्यूडेशन एक लार्जर टर्म है जो सारे एक्सोजेनेटिक प्रोसेस को डिनोट करता है। और उसके अंदर जो डेन्यूडेशन के अंदर चीज़ें आती हैं वो आती हैं वेदरिंग आता है, इरोजन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है और मास मूवमेंट आता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। आई होप आपको रिमेंबर हो गया होगा सारी चीज़ें। नाउ लेट्स कम टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, हर साल मतलब हर चीज़ों में इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो मेंस के पर्पज़ से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एज़ कंपैरिजन टू मतलब मेंस, प्रीलिम्स में भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो यू मस्ट रिमेंबर इट। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? सबसे पहले किसने दी थी? वेगनर ने दी थी। ठीक है, वेगनर किसने दी थी? वेगनर ने दी थी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का स्टार्ट कहाँ से हुआ हमको ये पहले जानना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन अगर हम देखें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे साइंटिस्ट ने बहुत सारे ओशन फ्लोर को डिस्कवर किया, ओशन फ्लोर को मैप किया। उन्होंने देखा कि ओशन फ्लोर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, बहुत सारे रिलीफ फीचर्स जो हैं ओशन के फ्लोर पे फॉर्म होते हैं, पर वो किस तरह फॉर्म होते हैं ये उनको नहीं पता था। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे यूनिक फीचर्स जब देखे तो उन्होंने देखा कि यार ये डिस्कवरी हुई कैसे। तो ये डिस्कवरी उन्होंने देखा कि ये डिस्कवरी जो है कुछ लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं। आई होप आपको पता याद होगा, लिथोस्फेरिक प्लेट्स मैंने पढ़ाई थी। लिथोस्फेयर क्या होता है? अपर पोर्शन ऑफ द क्रस्ट। ठीक है, एंड जो मेंटल से एस्ट्रोनोस्फेयर से वो सारी चीज़ें आती हैं, तो वो मैंने पढ़ाया था आपको। लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है उनके मूवमेंट के कारण ये सब ब्रिजेस बनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, ये डिस्कवरीज हमको हेल्प करती है कि हम कैसे प्लेट टेक्टोनिक तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है? सबसे पहले तो प्लेट टेक्टोनिक्स एक लार्ज स्केल मूवमेंट होता है। लार्ज स्केल मूवमेंट मतलब बहुत ही बड़े सरफेस एरिया पे, बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पे मूवमेंट होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स का, जो अपर पोर्शन ऑफ द क्रस्ट है उसका। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जो फोर्सेस जनरेट होती है, फॉर एग्जाम्पल मेंटल के अंदर मैग्मा होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो एनर्जी के कारण, एनर्जी रिलीज के कारण ब्रेक होती है। ठीक है, तो प्रायर टू प्लेट टेक्टोनिक बहुत सारी थ्योरीज आई। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई। ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने ट्राई किया कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों अर्थ सरफेस मूवमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो वेगनर ने दी थी, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ड्रिफ्ट जो है उन्होंने फोर्स ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या था, कैसे हमारा जो कौन कौन से फोर्स लगे जिसके कारण हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो मूव किए। ठीक है, इधर उधर मूव किए। तो ड्रिफ्ट जो है वो दो डायरेक्शन में, वेगनर ने क्या बताया, ड्रिफ्ट जो है दो डायरेक्शन में। कौन सा ड्रिफ्ट हुआ? एक इक्वेटर वर्ड हुआ और एक क्या हुआ? वेस्ट वर्ड हुआ। ठीक है, तो सारे वेगनर के हिसाब से सारे जो हमारे कॉन्टिनेंट थे, सारे वो चीज़ें थी वो एक समय पर जॉइंटेड थी। ठीक है, और सारी चीज़ें कहाँ पे लोकेटेड थी? सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड थी अकॉर्डिंग टू वेगनर। ओके, तो वेगनर ने बोला सारी चीज़ें सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड थी। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जब सारी चीज़ें लोकेटेड थी तो पहले क्या हुआ? इक्वेटर वर्ड मूवमेंट हुआ, तो इक्वेटर वर्ड लोग जाने लगे। ठीक है, इक्वेटर वर्ड कॉन्टिनेंट जाने लगा। फिर उसके बाद वेस्ट वर्ड मूवमेंट हुआ। तो दो टाइप के मूवमेंट उन्होंने, दो डायरेक्शन में मूवमेंट उन्होंने बताए। पहला इक्वेटर वर्ड्स, दूसरा क्या? वेस्ट वर्ड। तो इक्वेटर वर्ड में कौन सा फोर्स लगा? इक्वेटर वर्ड में, इक्वेटर वर्ड मूवमेंट कॉन्टिनेंट का इसलिए हुआ ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, पोल फ्लिंग फोर्स के कारण और बेयोंसी फोर्स के कारण। आप, आई होप आपको बेयोंसी पता होगा। जब भी अभी कभी वाटर में शिप्स होती हैं वो ऊपर फ्लोट होती है, नीचे ज़्यादा नहीं जाती। अगर उसमें वेट कम है तो उसको फोर्स ऑफ बेयोंसी बोलते हैं। देखिए, जैसे शिप्स फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू बेयोंसी फोर्स ऑफर्ड बाय वाटर। ठीक है, वाटर जो है फोर्स लगाता है, उसके कारण जो है शिप्स हमारी ऊपर रहती हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेयोंसी फोर्स। ठीक है,
तो इक्वेटर वर्ड मूवमेंट किस वजह से हुआ? ग्रेविटी, पोल फ्लिंग फोर्स और बायोंसी फोर्स की वजह से, ठीक है। फिर हमारा जो वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ जो कॉन्टिनेंट का, वो किस वजह से हुआ? टाइडल करंट्स की वजह से। टाइडल करंट्स क्या होती हैं? बिकॉज ऑफ अर्थ मोशन, मून्स और अर्थ के बीच में, मून और अर्थ के कारण जो फोर्स जनरेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइडल फोर्स, ठीक है। क्योंकि अर्थ जो है हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, तो सारे प्लैनेट्स जो हैं हमारे, जैसे ही अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो किधर जाएंगे? वेस्टवर्ड जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड वेस्टवर्ड मूवमेंट इस वजह से हुआ। तो वेगनर ने सजेस्ट किया कि टाइडल फोर्स जो है वो मेजर रोल प्ले किया हमारे कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट का। पोलर फ्लिंग फोर्स जो है वो रिलेट करता है रोटेशन ऑफ अर्थ से। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अर्थ जो है हमारा स्फेरिकल बॉडी है, वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है, क्योंकि इक्वेटर पे अगर हम देखे जाएँ तो अर्थ हमारा बल्ज है, और पोल्स पे हमारा अर्थ जो है वो कन्वर्ज टाइप का है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो सेंट्रीफ्यूगल हमारा इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है और पोल्स पे सबसे कम होता है। जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा डिक्रीज़ होगा, ठीक है। या फिर पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज़ होगा। और इसी के कारण क्या होता है? पोलर फ्लिंग फोर्स होता है। टाइडल फोर्स किस वजह से होता है? क्योंकि अट्रैक्शन होता है मून और सन के बीच में, उसके कारण टाइड्स डेवलप होते हैं ओशियन वाटर में, दैट इज़ कॉल्ड टाइडल फोर्स, ठीक है। तो वेगनर ने सजेस्ट किया कि ये सब फोर्सेज जो हैं इफेक्टिवली अप्लाई हुए हमारे कॉन्टिनेंट पे ओवर मैनी ईयर्स एगो। अकॉर्डिंग टू वेगनर जो है ड्रिफ्ट जो है अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एविडेंस उन्होंने क्या क्या दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का? तो देखिए यहाँ पे एविडेंसेस उन्होंने 6-7 एविडेंसेस दिए। पहला है अपरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, फिर रॉक्स ऑफ सेम एजेस अक्रॉस द ओशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स उन्होंने बताया, पोलर वंडरिंग बताया, टिलेट डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट एंड बॉटनिकल एविडेंसेस। तो दीज आर द एविडेंसेस गिवन बाई वेगनर कि उन्होंने अपनी थ्योरी का क्या एविडेंस दिया, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, तो साउथ अमेरिका, अगर अपरेंट एफिनिटी टू फिजिकल फीचर्स अगर बात करें, तो जो साउथ अमेरिका वाला कोस्ट है, दिस द कोस्ट एंड द अफ्रीका वाला कोस्ट है, तो ये देखिए ये दोनों जॉइंट होंगे एक टाइम पे। तो वो उन्होंने बताया कि दोनों जो थे वो जॉइंट थे। फॉर एग्जाम्पल द बल्ज ऑफ ब्राज़ील फिट्स इनटू द गल्फ ऑफ गिनिया, ठीक है। ग्रीनलैंड सीम्स टू फिट इन वेल विद एलिसमेर एंड बेफिन आइलैंड। ग्रीनलैंड जो है ऊपर है नॉर्थ अमेरिका के जस्ट बाजू में, तो वो भी बेफिन आइलैंड से फिट हुआ। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो है, मेडागास्कर एंड अफ्रीका जो है, वो भी जॉइन रहा होगा एक टाइम पे। तो ये जो उन्होंने बोला कि जो हमारे कॉन्टिनेंट की कोस्ट लाइन है वो जो है एक दूसरे से फिट रहती है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने उसका एविडेंस दिया कि एक टाइम पे ये कॉन्टिनेंट सारे जुड़े हुए थे, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की एक साइड में अगर बात की जाए, और अफ्रीका एंड यूरोप की, तो वो भी एक फिट थे मिड अटलांटिक रीच से, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये सब फिट थे, क्योंकि अटलांटिक रीच, मिड अटलांटिक रीच जो है उसके कारण ये सेपरेट हुए। कैलेडोनियन एंड हर्सिनियन माउंटेन्स जो थे यूरोप के, और एपलेशियन जो थे यूएसए के, वो भी एक टाइम पे एक साथ जो थे फिक्स थे, ठीक है। तो ये था हमारा अपरेंट फिजिकल फीचर्स कैसे जिगजैग वे में फिट थे। पर अब इसका क्रिटिसिज्म क्या बताया लोगों ने? तो क्रिटिसिज्म अगर क्वेश्चन में आता है कि हम इसको क्रिटिसाइज़ कैसे कर सकते हैं, तो कोस्ट लाइन जो है टेम्परेरी फीचर है, ठीक है। वो हमेशा चेंज होता रहता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार जो कोस्ट लाइन रहे वो वही हमेशा रहे। सेवरल अदर कॉम्बिनेशन जो है वो लैंडफॉर्म में फिट होते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है इंडिया की पोजीशन बताता है कि वो बहुत साउथ शिफ्ट हुआ, और वो मेडिटेरेनियन सी से अपना रिलेशन जो है डिस्टॉर्ट किए, और एल्प से। माउंटेन्स जो हैं डू नॉट ऑलवेज एग्जिबिट जियोलॉजिकल एफिनिटी, तो माउंटेन हमेशा जियोलॉजिकल एफिनिटी नहीं बताते। तो कोस्ट लाइन जो है टेम्परेरी फीचर्स है, तो इसका ये क्रिटिसिज्म हो गया। फिर आते हैं कॉजेज़ क्या थे ड्रिफ्ट के। उन्होंने बताया ना कि ड्रिफ्ट किस वजह से हुआ, तो उन्होंने बताया कि ग्रेविटी का अर्थ में जो ग्रेविटी थी और बायोंसी जो थी टाइडल करंट से, उसके कारण जो है ये सब मेन फैक्टर्स है जिसके कारण जो है कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्टिंग हुआ। फिर आते हैं क्रिटिसिज्म, इन्होंने कॉजेज ऑफ ड्रिफ्ट का क्रिटिसिज्म, तो ये इलॉजिकल है। अगर इतना ही टाइडल करंट्स होता तो एक टाइम पे अर्थ जो है हमारा, जो हमारे कॉन्टिनेंट है, वो कोलैप्स हो जाते, ठीक है। क्योंकि इतना अगर ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इतना अट्रैक्शन फोर्स होता है सन और मून का, तो हमारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो पूरी तरह कोलैप्स हो जाते। तो दिस इज इलॉजिकल बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर टू बी एबल टू कॉज अ ड्रिफ्ट ऑफ सच मैग्नीट्यूड दे विल हैव टू मिलियन ऑफ टाइम्स स्ट्रॉन्गर, इतना स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कॉजेज ऑफ ड्रिफ्ट के वो। नाउ कम टू पोलर वंडरिंग, शिफ्टिंग ऑफ पोल्स, द पोल्स आर ड्रिफ्टेड कॉन्स्टेंटली। उन्होंने बोला कि पोल्स जो है ड्रिफ्ट कॉन्स्टेंटली हो रहे थे, बट पोल्स
क्रिटिसिज्म क्या है इसका कि पोल्स जो है शिफ्ट तो हुए, नॉट नेसेसरली द कॉन्टिनेंट, पोल्स शिफ्ट हो सकते हैं बट कॉन्टिनेंट शिफ्ट नहीं हो सकता। फिर आते हैं बॉटनिकल एविडेंस। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लॉसोप्टेरस वेजिटेशन इन कार्बोनिफेरस रॉक्स ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, फॉकलैंड आइलैंड, अंटार्कटिका एटसेट्रा कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट पार्ट वाज लिंक्ड। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे वेजिटेशन जो है हमारे हर पार्ट में पाए गए, उसके कारण क्या हुआ कि हम ये बताया जा सकता है कि हमारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं एक साथ वो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका और अफ्रीका की अगर बात करें तो फॉसिल्स जो थे साइनोगैथस, ठीक है, ट्राइएसिक लैंड रेप्टाइल जो है वो मिला। फिर यहाँ पे अगर बात करें फॉसिल रिमेन्स ऑफ फ्रेश वाटर मेसोसॉरस, ठीक है, अंटार्कटिका इंडिया की अगर बात करें तो फॉसिल्स एविडेंस ट्राइएसिक लैंड के मिले। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका की बात करें तो फॉसिल्स ऑफ फर्न ग्लॉसोप्टेरस मिले। ठीक है, अब इसका क्रिटिसिज्म इन्होंने क्या क्रिटिसिज्म बहुत सारी थ्योरीज ने क्या किया कि अगर सच वेजिटेशन जो है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान में भी मिला, ईरान में भी मिला, साइबेरिया में मिला, बट वो कॉन्टिनेंट्स तो लिंक नहीं थे एक साथ। ठीक है, सिमिलर वेजिटेशन जो है अनरिलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी पाई गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारे जो रीजन थे वो एक टाइम पे जुड़े थे। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन्स में ऐसी जगह पाए गए जो जिनकी कोस्ट लाइन भी मैच नहीं होती। ठीक है, तो वहाँ भी ये सब चीज़ें पाई गई। फिर रॉक्स ऑफ सेम एजेस अक्रॉस द ओशियन, तो बेल्ट जो था एशियंट रॉक्स का 200 मिलियन ईयर्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट अगर मैच हो रहा है विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म इन्होंने बताया कि रॉक्स जो है सेम एजेस के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी फाउंड हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज क्रिटिसिज्म। तो दिस इज़ कॉल्ड द ये इनके कुछ एविडेंसेस थे और उनके क्रिटिसिज्म थे। ठीक है, फिर अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात की जाए तो आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। फिर आते हैं टिलेट डिपॉजिट। ठीक है, टिलेट डिपॉजिट में उन्होंने क्या बताया, टिलेट डिपॉजिट क्या होते हैं, एक सेडिमेंट्री रॉक होते हैं जो डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल से फाउंड होते हैं। ठीक है, ग्लेशियल्स जो है, तो गोंडवाना जो सिस्टम है हमारे इंडिया का वो हमें पता चला कि वो जो है हमेशा सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड था। ठीक है, सारे जो लैंड मासेस थे हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड था। तो इंडिया का जो गोंडवाना लैंड था वो भी सदर्न हेमिस्फीयर में था। तो सदर्न हेमिस्फीयर में इतने साउथ में था कि वहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए गए। ठीक है, ग्लेशियर्स पाए गए मतलब बर्फ़ पाया गया, आइस बहुत ज़्यादा था। तो अभी क्या है गोंडवाना, अभी क्या है हमारे गोंडवाना लैंड में, हमारा गोंडवाना लैंड इग्नियस रॉक्स मतलब बसाल्टिक से फैला हुआ है। ठीक है, एट द बेस ऑफ द सिस्टम हैज़ थिक टिलेट इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग ग्लेशिएशन। ठीक है, काउंटर पार्ट ऑफ सक्सेशन अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, माडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया बिसाइड्स इंडिया। ठीक है, तो गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्री क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट दैट लैंड मास जो है वो सिमिलर हिस्टोरीज से प्रिवेंटेड थे। ग्लेशियर टिलेट्स जो है वो अनएम्बिग्यूअस एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि पैलियो क्लाइमेट हमारे यहाँ प्रेजेंट था और ऑल्सो डिफरिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स हुआ। ठीक है, फिर आते हैं प्लेसर डिपॉजिट। रिच प्लेसर डिपॉजिट जो है हमारे गोल्ड घना कोस्ट में पाए गए वेस्ट अफ्रीका में, बट द सोर्स आर इन ब्राज़ील। ठीक है, गोल्ड डिपॉजिट जो है घना में डिराइव किए गए फ्रॉम द ब्राज़ील प्लेट्यू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स जो है एक ले बाई साइड बाई साइड। फिर फॉसिल्स की अगर बात की जाए तो ऑब्जर्वेशन दैट लेमरस अकर्स इन इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका लेट सम कंसीडर टू कंटागुअस लैंडमास लेम्यूरिया लिंकिंग दीज 3 लैंड मासेस। ठीक है, तो इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका में पाया गया। तो इसमें ये बताया जाता है कि इंडिया और मेडागास्कर अफ्रीका जो है वो तीनों एक साथ पहले क्या थे, एक कॉन्टिनेंट थे। ठीक है, फिर मेसोसॉरस क्या था, एक स्मॉल रेप्टाइल है जो कि शैलो ब्रैकिश वाटर में अडॉप्ट किया जाता है। तो इनके स्केलेटन्स कहाँ मिले, साउथ अफ्रीका में मिले। ठीक है, ब्राज़ील में मिले। ठीक है, तो द 2 लोकेलिटीज़ जो हैं वो ये बताते हैं कि 4800 किलोमीटर विद इन ओशन इन बिटवीन डेप्थ। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, तो वेगनर जो थे उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हमारा जो ड्रिफ्टिंग हुआ वो मेसोजोइक एरा में ही क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ। ठीक है, वो थ्योरी में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ओशंस को उन्होंने कंसीडर आउट ही नहीं किया। ठीक है, प्रूफ जो थे वो जनरली एजम्पशंस पे डिपेंडेंट थे, जनरल इन नेचर थे। फोर्स, बायोंसी और टाइडल फोर्स जो थे ये बहुत वीक थे, इसके कारण इतना बड़ा कॉन्टिनेंट मूव नहीं हो सकता। और मॉडर्न थ्योरीज ने एक्सेप्ट किया कि पेंजिया और रिलेटेड लैंड मास का एग्जिस्टेंस था, बट गिव अ वेरी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन टू द कॉजेज ऑफ ड्रिफ्ट। तो उन्होंने बहुत डिफरेंट एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन दिया अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। जो रादर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने जो भी एविडेंस दिए उनके अलग से एविडेंस उन्होंने दिए, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी बिकॉज इट गिव्स द, ये हमको इंसाइट दिया कि हमको और भी थ्योरीज बनानी चाहिए जिसके कारण हमारा ड्रिफ्टिंग वगैरह हम जान सकें, ठीक है। बट ये पूरी तरह करेक्ट थ्योरी नहीं थी बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई गई जो बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, व्हाट आर द एविडेंसेस, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ दैट एविडेंसेस, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू कॉन्टिनेंटल कन्वेंशनल करंट थ्योरी, दैट इज कन्वेंशनल करंट थ्योरी किसकी थ्योरी है? आर्थर होम्स की थ्योरी है। याद रखिए कन्वेंशनल करंट थ्योरी किसकी है? आर्थर होम्स की थ्योरी है, 1930s में दी गई। इन्होंने बोला कि जो कॉन्टिनेंट का, अब उन्होंने तो कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्टिंग फोर्स से बता दिया, ठीक है। तो आर्थर होम्स आए, उन्होंने बोला फोर्स से इतना ज़्यादा कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कैसे हो सकता है? तो आर्थर होम्स आए तो उन्होंने बताया कि कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट हुआ, कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट हुआ, वो हमारे कन्वेक्शनल करंट की वजह से हुआ जो मेंटल में प्रेजेंट है, ठीक है। कन्वेक्शनल करंट मेंटल में जो प्रेजेंट है उनकी वजह से हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए। दीज करेंट्स जो हैं वो क्यों जनरेट हुई? बिकॉज ऑफ थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल, ठीक है। कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं का टेम्परेचर कम है, उसके कारण जो है, उस थर्मल डिफरेंसेस के कारण, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण कन्वेंशनल करंट जो है जनरेट हुआ। मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर की अगर बात की जाए तो डिटेल रिसर्च की गई वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने रिवील किया कि ओशन फ्लोर नॉट जस्ट अ वास्ट प्लेन है, उसमें बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मिड ओशनिक रिजेस जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोस पाए जाते हैं। वॉल्केनिक एरप्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? मिड ओशनिक रिजेस में होते हैं। तो डेटिंग ऑफ द रॉक्स फ्रॉम द ओशनिक क्रस्ट रिवील दैट द फैक्ट लेटर, तो उन्होंने डेटिंग देखा ओशियन फ्लोर का कि जैसे ही हम ओशियन फ्लोर के दूर दूर जाते जाएंगे वैसे ही हमारे रॉक्स जो हैं ओल्डर होते जाएंगे, और जैसे ही हम मिड ओशनिक रिज के पास आएंगे तो वहाँ पे जो हमारे रॉक्स हैं वो यंगर रहेंगे। तो ये कैसे हुआ? तो रॉक्स ऑन ईदर साइड ऑफ क्रस्ट ओशनिक रिजेस हैविंग इक्वी डिस्टेंस लोकेशन है, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस लोकेशन है फ्रॉम द क्रस्ट, रिमार्केबल सिमिलैरिटीज़ है दोनों साइड के रॉक्स में। तो ये सब कैसे हुआ, ठीक है। तो ये जो है ये किससे पता चला हमको? कन्वेंशनल करंट थ्योरी के मेंटल, मतलब मेंटल में जो भी कन्वेक्शनल करंट होता है, जनरेट होता है, उसके कारण। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। तो वॉल्केनोज और एसोसिएटेड अर्थक्वेक जो है वो प्लेट मार्जिन्स पे डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंस किसके हैं? ऑब्वियसली किसके हैं? जो कन्वेक्शनल करंट जो है मेंटल के अंदर मूव हो रही है। तो डॉट्स जो है इन सेंट्रल पार्ट्स ऑफ एटलांटिक ओशियन एंड अदर ओशियंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। जो भी डॉट्स हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल हैं कोस्ट लाइन से। दीज आर द डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये पैरेलल है किसके? कोस्ट लाइन के पैरेलल है। जैसे आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा यूरोप वाला कोस्ट लाइन, ये हमारा सॉरी ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका का कोस्ट लाइन, ये हमारा साउथ अमेरिका का कोस्ट लाइन। देखिए कोस्ट लाइन में जो भी डॉट्स हैं ये हमारे हमको बताते हैं कि हमारा अर्थक्वेक और वॉल्केनो जो है ऐसे जनरेट हुआ, ठीक है। इन जनरल अगर बात करें तो फोकी जो है अर्थक्वेक का मिड ओशनिक रिज में वो शैलो डेप्थ है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फोकस है अर्थक्वेक का वो हमारा मिड ओशनिक रिजेस में शैलो डेप्थ है, शैलो डेप्थ है, इसलिए वहाँ पे डैमेजेस ज़्यादा होते हैं। वेरेज अलॉन्ग द अल्पाइन हिमालयन बेल्ट की अगर बात की जाए, जो हिमालयन बेल्ट है हमारा, एज वेल एज रिम ऑफ पैसिफिक एंड अर्थक्वेक जो है वहाँ पे वो डीप सीटेड अर्थक्वेक है, मतलब बहुत नीचे से जनरेट होते हैं, ठीक है। तो डीप फोकस अर्थक्वेक जो हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं बिकॉज वो बहुत तेज़ी से डैमेज करते हैं। मैप ऑफ वॉल्केनोज अगर बात की जाए सिमिलर पैटर्न में है। रिम ऑफ पैसिफिक को रिम ऑफ फायर भी बोला जाता है ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज इन दिस एरिया, ठीक है। तो दिस इज़ रिंग ऑफ फायर, यहीं पर बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए हमारी, तो यहाँ पे जो हमारे वॉल्केनो अर्थक्वेक हैं वो शैलो फोकस अर्थक्वेक हैं। और हमारे एल्प्स से अगर बात की जाए तो दिस इज़ द एरिया ऑफ एल्प्स माउंटेन्स एंड ऑल। तो यहाँ पे हमारा जो है अर्थक्वेक है वो डीप फोकस अर्थक्वेक है, ठीक है। तो नाउ कम टू कन्वेंशनल करंट थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर बात की जाए तो इंटेंस हीट जो जनरेट होती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बिलो द मतलब मेंटल में, उसी के कारण जो है हमारा बहुत सारी मेंटल से जो भी ऐश है, प्लूम्स है, ठीक है, ये सब एस्केप होती हैं अर्थ के सरफेस से ड्यू टू कन्वेंशनल करंट। वेर एवर राइजिंग लिम्स ऑफ दिस करंट मीट, जहाँ पे भी राइजिंग लिम्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ कॉल्ड मेंटल, ठीक है। मेंटल में दिस इज़ एस्थोनोस्फेयर, यहाँ से जो है कन्वेक्शनल करंट
करंट मूव होती है। तो कन्वेक्शनल करंट जैसे ही मेंटल से राइजिंग लिम्ब होती है, दिस इज़ कॉल्ड राइजिंग लिम्ब, ठीक है। तो राइजिंग लिम्ब जो होती है वहाँ पे हमारे क्या बनते हैं, हमेशा ओशियन रिजेस बनते हैं। तो यहाँ पे राइजिंग लिम्ब हुआ, यहाँ से राइज हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं राइज हुआ, तो यहाँ पे रिज बने, ठीक है। और जहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब्स होते हैं वहाँ पे हमेशा ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब्स होते हैं वहाँ पे ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं, और जहाँ पे राइजिंग लिम्ब्स होते हैं वहाँ पे ओशनिक रिजेस फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। फिर आते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म पे। पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है, अर्थ में जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है उनके रिकॉर्ड्स को स्टडी करने को हम पैलियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो वाई डू वी नीड टू स्टडी दिस कॉन्सेप्ट? पैलियोमैग्नेटिज्म के कारण हमको रॉक्स के एविडेंस मिलते हैं कि हमारे रॉक्स में जिस टाइप से हमारा जो रॉक्स का रिवर्सल पैटर्न होगा, रॉक्स जो हैं जिस टाइप में हमारे सिचुएटेड होंगे, ठीक है, उसी टाइप में हमारा मैग्नेटिज्म भी सिचुएटेड होगा। क्योंकि एक बार क्या होता है, एक बार अपोजिट मैग्नेटिज्म में सब होता है, दूसरी साइड सेम मैग्नेटिक में होता है, ठीक है। तो पैलियोमैग्नेटिज्म रॉक्स ऑन ईदर साइड ऑफ सबमरीन रिजेस प्रोवाइडेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की बात बताते हैं, ठीक है। तो पैलियो मतलब होता है क्या, रॉक्स, और पैलियोमैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिज्म प्रेजेंट इन द रॉक्स। सर्टन मिनरल्स जो हैं रॉक्स में, सर्टन मिनरल्स हैं रॉक्स में, वो लॉक इन हो जाते हैं, वो लॉक हो जाते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इंटेंसिटी होता है उसी डायरेक्शन में वो लॉक हो जाते हैं। और ये रिकॉर्ड्स हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, और अर्थ कैसे बिहेव करता है मैग्नेटिक फील्ड के में, वो भी हमको बताते हैं। तो पैलियोमैग्नेटिज्म लेड टू रिवाइवल ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का हमको हाइपोथेसिस बताया, एंड इट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्लेट टेक्टोनिक्स। पैलियोमैग्नेटिज्म स्टडीज़ जो थे रॉक्स और ओशियन सेडिमेंट्स के, वो डेमोन्स्ट्रेट किए गए दैट द ओरिएंटेशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वो फ्रिक्वेंटली ऑल्टर होता है ओवर जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 180 डिग्री जो है चेंजेस आते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म में, तो उसके कारण पोलैरिटी उनकी चेंज होती है, तो वो हमको मिला इससे। पीरियड्स ऑफ नॉर्मल पोलैरिटी मतलब बोलते हैं जब नॉर्थ सीकिंग एंड ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट्स टुवर्ड द प्रेजेंट नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो नॉर्मल पोलैरिटी क्या होती है कि नॉर्थ सीकिंग मैग्नेटिक फील्ड, आई होप आपको पता होगा, एक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होता है और एक नॉर्थ सीकिंग कंपास होता है, ठीक है। तो जिधर नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वहीं पर दिखाने लगा। और ऑल्टर्ड रिवर्स पोलैरिटी मतलब नॉर्थ सीकिंग एंड जो है वो हमको साउथवर्ड पॉइंट्स करे, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। तो ये सब हमको रॉक्स में फाउंड मिले। एज टूडेज मैग्नेटिक फील्ड इज क्लोज टू अर्थ रोटेशनल एक्सिस के क्लोज है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कैन बी टेस्टेड बाय असर्टेनिंग मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंशिएंट रॉक्स, ठीक है। तो दिस इज पैलियोमैग्नेटिज्म। अब पैलियोमैग्नेटिज्म जो था ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमको किसके लिए बताया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के लिए, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसकी थी, हैरी हेस की थी, ठीक है। तो सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स पैलियोमैग्नेटिज्म से हमको पता चला। तो रॉक्स जो अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी में फॉर्म होते हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ बसॉल्ट, ठीक है। जो उस किससे बने होते हैं, बसॉल्ट से बने होते हैं, जिसमें लो सिलिका कंटेंट होता है, आयरन रिच होता है, वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं जो कि ओशन फ्लोर को बनाते हैं। बसाल्ट जो है मैग्नेटिक मिनरल्स कंटेन करते हैं जो कि रॉक सॉलिडिफाई हो जाते हैं और मिनरल अलाइन हो जाते हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये बेसिकली लॉक in a record of which way the magnetic field are positioned at the time that part of ocean floor was created, ठीक है। तो ये उस टाइम पे रिकॉर्ड होते हैं, तो जिस टाइम पे ओशन फ्लोर क्रिएटेड होगा और उस टाइम का मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा होगा, तो उस टाइम पे रॉक्स जो हैं रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। हाउ कुड दिस बी, अगर बात की जाए तो ओशनिक रिजेस जो हैं एक्चुअली बाउंड्रीज होते हैं विद टेक्टोनिक प्लेट्स पुलिंग अपॉर्ड, ठीक है। मूवमेंट जो होता है प्लेट्स का, जहाँ से मैग्मा राइज होता है वहाँ पे जो है न्यू रॉक फाइंड होते हैं, ठीक है। तो न्यू रिजेस फाइंड होते हैं, तो वहाँ पे न्यू रॉक फाउंड होते हैं। जैसे ही न्यू रॉक फाउंड होते हैं नियर द रिजेस, ओल्डर रॉक्स जो हैं धीरे धीरे दूर जाते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाता है, तो उसी के कारण मैग्नेटिक स्प्लिटिंग रिजल्टिंग इनटू मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग। राइजिंग मैग्मा जो है पोलैरिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिफोर इट सॉलिडिफाइज इनटू ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। एट स्प्रेडिंग सेंटर अगर बात की जाए तो क्रस्ट जो है सेपरेट हो जाता है पैरेलल बैंड्स में, रॉक्स ऑफ सक्सेसिव इमर्जेंट मैग्मा जैसे जैसे जनरेट होता है। व्हेन अर्थ जियोमैग्नेटिक फील्ड जो है अंडरगोज अ रिवर्सल, तो पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है, जिसके कारण जो है ऑल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग हमको सी फ्लोर में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले यहाँ पे मैग्मा राइज हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैग्मा राइज हुआ तो यहाँ
जहाँ पे एक वो बना, ठीक है, रिजेस बने। फिर उसके बाद तो फिर मैग्मा राइज हुआ, तो जो पहला रिज बना था वो दोनों साइड दूसरी बार चला गया। तो ये जो है जिस पोलैरिटी पे बने होंगे तो ये दोनों जो है सेम पोलैरिटी के होंगे। जो अब न्यू रिज बना वो दोनों सेम पोलैरिटी के होंगे। अब ये दूसरा फिर से तीसरा रिज बना। तो इस टाइप से जो है धीरे धीरे वो सामने जाते जाते, तो पहले जो है नॉर्मल मैग्नेटिक पोलैरिटी रही, फिर उसके बाद रिवर्सल मैग्नेटिक पोलैरिटी होगी, फिर नॉर्मल मैग्नेटिक पोलैरिटी होगी। तो ऐसे करके रिवर्सल होते रहते थे। फॉर एग्जांपल नॉर्मल अगर बात की जाए तो साउथ और नॉर्थ है, ठीक है। तो आप अगर देख सकते हैं तो हमारा जो नॉर्मल है तो नॉर्थ किस डायरेक्शन में है, हमारे साउथ वाले डायरेक्शन में है, और साउथ किस डायरेक्शन में, हमारे नॉर्थ वाले डायरेक्शन में। पर अगर रिवर्स पोलैरिटी की बात की जाए तो नॉर्थ डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स पोलैरिटी। नाउ कम टू कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी थी वो हैरी हेस ने दी थी कि उनका सी फ्लोर कैसे स्प्रेड होता है। तो जो ऊपर मैंने बताया दैट इज़ कॉल्ड सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है, इस डायग्राम से। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर बात की जाए तो इंटेंस हीट जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण जनरेट होती है मेंटल में, ठीक है, उसके कारण क्या है, कन्वेंशनल करंट जो है फ्लो होते हैं। कन्वेंशनल करंट जब फ्लो होते हैं तो राइजिंग लिम्स जहाँ पे उठता है तो वहाँ पे रिजेस बनते हैं, और जहाँ पे फॉलिंग लिम्स होते हैं वहाँ पे ट्रेंचेस बनते हैं। तो ये हमको कन्वेंशनल करंट थ्योरी से पता चल गई ऑर्थोरम्स की। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस फॉर्म होता है और न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो रिजेस पे क्या होगा, हमेशा न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म होगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो रिजेस हमारे जो हैं ओल्डर जनरेशन के होते जाएंगे, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमको हेल्प करते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कैसे प्लेट टेक्टोनिक तक पहुंची। तो ओशनिक प्लेट जैसे ही डाइवर्ज हो गए, टेंसनाइल स्ट्रेस लगा, कॉर्डर फ्रैक्चर के कारण लिथोस्फीयर में फ्रैक्चर अकर हुआ, बसाल्टिक मग्मा जो है राइज हुआ, ठीक है, कूल्स हो गया, ओशन फ्लोर बना, तो न्यू सी फ्लोर बन गया, और ओल्डर रॉक्स जो हैं वो फर्दर अपार्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग जोन, जहाँ पे स्प्रेड हो रहा है वहाँ से दूर दूर अगर जाते जाओगे तो उतने ओल्डर रॉक्स हमको मिलते जाएंगे, ठीक है। एविडेंसेस, अब एविडेंसेस की अगर बात की जाए तो अगर ओशन फ्लोर को हम मैप करें और पैलियोमैग्नेटिज्म स्टडी देखें तो हमको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मिड ओशनिक रिज जहाँ से राइजिंग लिम्ब राइज होता है वहाँ पे हमको वॉल्केनिक एरप्शन सबसे ज़्यादा कॉमन मिलेंगे, क्योंकि वहीं पर मिड ओशनिक रिज बना, वहीं पर वॉल्केनिक एरप्शन के कारण ही मिड ओशनिक रिज बने, ठीक है। और ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा जो है सरफेस पे आया। रॉक्स जो है इक्वी डिस्टेंस है ऑन द ईदर साइड ऑफ द क्रस्ट। अगर मिड ओशनिक रिज से हम दोनों साइड जाएंगे तो हमारे रॉक्स जो है इक्वल डिस्टेंस पे मिलेंगे और उनकी सिमिलैरिटीज़ भी सेम होगी, ठीक है। रॉक्स जो है मिड ओशनिक रिज के जो क्लोजर हैं वो नॉर्मल पोलैरिटी के मिलेंगे और यंगेस्ट रॉक्स होंगे, और जैसे ही हम दूर दूर मूव कर जाएंगे तो वो हमारे रॉक्स की एज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। डीप ट्रेंचेस हमको कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे हमारा क्या है, डीप ट्रेंचेस जो है डीप सीटेड अर्थक्वेक जहाँ पे आकर करते हैं वहाँ पे मिलेंगे, और मिड ओशनिक रिज पे हमेशा हमें सैलो फोकस अर्थक्वेक मिलेंगे, ठीक है। इट वॉज द बेसिस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और इसके कारण जो है प्लेट टेक्टोनिक्स में हमको बहुत हेल्प मिली, ठीक है। फिर आते हैं, सो दिस इज़ द एंड ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आई विल स्टार्ट विद टुमारो। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें याद होंगी। लेट अस रिवाइज वंस। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी, वेगनर ने दी थी। उन्होंने बोला कि देयर वाज एग्जिस्ट, एक पेंजिया एग्जिस्ट करता था, ठीक है, पेंजिया एग्जिस्ट करता था, और एक पेंथेलासा था जो कि क्या था, ओशनिक कॉन्टिनेंट्स थे, ओशनिक पूरा वो था, और एक पेंजिया था जो कि लैंड मास था, ठीक है। दोनों ब्रेक हुए, सारी चीज़ें कहाँ पे लोकेटेड थी, सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड थी। तो उसके कारण उन्होंने बताया कि फोर्स के कारण कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए। कौन कौन से फोर्स के कारण, जो इक्वेटर वर्ड मूवमेंट्स हुआ, पोलर फ्लेइंग फोर्स एंड अट्रैक्शन एंड एंड बायोंसी फोर्स के कारण ईस्ट इक्वेटर वर्ड मूवमेंट हुआ कॉन्टिनेंट्स का, और वेस्ट वर्ड मूवमेंट किसके कारण हुआ, हमारा टाइडल फोर्स के कारण। टाइडल फोर्स क्या होता है, जो मून और सन के अट्रैक्शन से बनता है, ठीक है। इन फोर्सों के कारण हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो मूव हुआ। उन्होंने 6-7 एविडेंस बनाए, पैलियोमैग्नेटिज्म एविडेंस, ठीक है, उनका सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस था पैलियोमैग्नेटिज्म, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें हमको बाद में बेनिफिट मिला उनकी थ्योरी से। फिर फॉसिल डिपॉजिट, जिग्स ऑफ फिट ऑफ कोस्ट लाइन्स का जो फिट था, ठीक है, और टिलेट डिपॉजिट्स जो हैं हमारे इंडियन कोस्ट गोंडवाना लाइन में पाए गए, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड था एट वंस, ठीक है। फिर उसके
क्रिटिसिज्म हमने पढ़े, फिर उसके बाद हम आए आर्थर होम्स की थ्योरी। तो आर्थर होम्स ने बोला कि ये पोलर फ्लेइंग फोर्स नहीं था या फिर टाइडल करंट नहीं था, ये हमारा कन्वेक्शनल करंट था जिसके कारण हमारे जो है कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि राइजिंग लिम्ब के टाइम पे हमारा मिड ओशियनिक रिज बना, और जहाँ पे फॉलिंग लिम्ब्स होता है वहाँ पे हमारा क्या बनता है, ट्रेंचेस बनते हैं। ठीक है, फिर आए सी फ्लोर, फिर आए हैरी हेस की थ्योरी में, वहाँ से पैलियोमैग्नेटिज्म का जो एविडेंस था वो हमको बताया सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थी हैरी हेस की थ्योरी थी। तो हमने देखा कि जहाँ पे राइजिंग लिम्ब होगा जैसे जैसे, तो वहाँ पे न्यू हमारा ओशनिक क्रस्ट बनेगा, और धीरे धीरे जैसे दूर जाते जाएंगे तो हमारे उनकी जो एज है वो हमारी एज जो है रॉक्स की वो बहुत ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, और जहाँ पे हमारा मिड ओशनिक रीज है वहाँ पे वॉल्केनोज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और वहाँ पे जो अर्थक्वेक मिलते हैं वो शैलो फोकस मिलते हैं, और जहाँ पे ट्रेंचेस होते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक जो है डीप फोकस अर्थक्वेक मिलते हैं, और डीप फोकस अर्थक्वेक जो है सबसे डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ हैरी हेस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, एंड आर्थर होम्स की कन्वेक्शन करंट थ्योरी, एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ विग्नर। थैंक यू सो मच। आई विल स्टार्ट विथ प्लेट टेक्टोनिक टुमारो। सो प्लेट टेक्टोनिक्स आप एक बार ज़रूर रीड आउट करके आइएगा। थैंक यू सो मच।